जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन होंगे। आप सभी का हमारी इस महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये यूपी स्पेशल के लिए आपका रहेगा। इससे पहले आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं ऑलरेडी। अगर वो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर के आप इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यूपी स्पेशल की ये क्लास नंबर 5 रहेगी और इस क्लास में भी हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 30 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प कर। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है आपने तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, आपको इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। बात करते हैं सबसे पहले गणेश जी की, इनका आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेकर के पढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। 5वें प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? क्या हमीरपुर है, हरदोई है, हाथरस है या हापुड़ है? आप सभी लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हापुड़। हापुड़ जो है, आप सभी जानते होंगे कि हापुड़ जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 660 वर्ग किलोमीटर का इसका कुल मिला के एरिया है। ये तो हो गया सबसे छोटा जिला। अब क्वेश्चन जरूरी ही नहीं कि आपसे सबसे छोटे जिले की बात पूछी जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़े जिले की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करें जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर प्रयागराज है, जिसकी जनसंख्या लगभग 60 लाख है। और अगर हम बात करें सबसे छोटे जिले की जनसंख्या के मामले में, तो भदोही है, जिसकी जनसंख्या जो है लगभग 8 लाख है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? क्या 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं और ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो हमारा दक्षिणी क्षेत्र कहा जाता है। तो ये उसका जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, ये बुंदेलखंड क्षेत्र, ये आपका मध्य प्रदेश के एरिया से भी लगता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। वो कौन कौन से जिले हैं? तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान में वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा या सर्वाधिक वर्षा होती है? किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वर्षा ऋतु में? क्या बांदा होगा, मुरादाबाद होगा, गोरखपुर होगा या वाराणसी होगा? तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गोरखपुर में होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा बारिश गोरखपुर में होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट या राजाजी, क्या इसका आंसर होगा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किसका हिस्सा था पहले? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो था वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग नहीं था, तब जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का ही एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क था, जो अब प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड में जा चुका है। इसका कुछ बचा हुआ हिस्सा जो है वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में। बात की जाए अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो इसका विभाजन कब हुआ? तो उत्तराखंड का विभाजन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को, 13 उत्तरी जिलों को अलग करके एक राज्य बना दिया गया था जिसका नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास आपको हेल्पफुल लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और क्लास को अभी लाइक कर।
क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको गलत ढूंढना है, कौन सा गलत लिखा है। इस साइड में आपको नदियां दी गई हैं, इस साइड में आपको जनपद दिए गए। कौन सी नदी किस जनपद में बहती है, आपको ये चूज करना है कौन सा गलत लिखा है। तो गंगा क्या वाराणसी में बहती है, गोमती सुल्तानपुर में बहती है, कोसी गोरखपुर में बहती है, सरयू अयोध्या में बहती है। कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो गंगा वाराणसी में बहती है, बिल्कुल सही है। गोमती जो है वो सुल्तानपुर में बहती है, बिल्कुल ठीक लिखा है। कोसी गोरखपुर में नहीं बहती है, गोरखपुर में जो है वो आपकी राप्ती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, राप्ती नदी गोरखपुर में बहती है। अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में सरयू नदी बहती है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 3 ग्राम है, 5 ग्राम है, 7 ग्राम है या 9 ग्राम है। पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 ग्राम। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हमारे सामने है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। कौन सा जिला है जो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित है। एटा होगा, इटावा होगा, गोरखपुर होगा या हमीरपुर। तो अर्जुन बांध से लाभान्वित कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया। उपागम पूछा गया है, कौन सा उपागम अपनाया गया पर्यटन के लिए। क्या ऊपर से नीचे की ओर उपागम होगा, नीचे से ऊपर की ओर उपागम होगा, सांस्कृतिक उपागम होगा या समग्रता उपागम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समग्रता उपागम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख उद्योग नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश के इनमें से 3 उद्योग होंगे और एक उद्योग नहीं है, वही ढूंढना है कि कौन सा उद्योग नहीं है। क्या सीमेंट होगा, चीनी होगा, कपड़ा होगा या ऑटोमोबाइल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख उद्योग नहीं है। बाकी तीनों के तीनों आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट के लिए आप जिलों को याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में किस किस जिले में इसका उद्योग है। तो ये मिर्ज़ापुर जो है वो चुनार के लिए फेमस है, सोनभद्र चुर के लिए फेमस है। बात करें रायबरेली की, बात करें गौरीगंज की, कासगंज की और झांसी की, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए जाने जाते हैं। ये जिले सीमेंट उद्योग के लिए जाने जाते हैं। बात करते हैं चीनी के लिए, तो चीनी के लिए मेरठ याद रखिएगा, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, पीलीभीत, गोंडा, ये कुल जिले उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के लिए फेमस। बात करते हैं कपड़ा उद्योग की, तो कपड़े उद्योग के लिए कानपुर है, टांडा है, मेरठ है, मगहर है, देवघर है, धामपुर है और सिकंदराबाद है। तो ये कुल मिलाकर जो जिले हैं वो कपड़े के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ट्रंकिया सिटी नोएडा को कहा जाता है, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात को कहा जाता है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। कौन सा इसमें गलत लिखा है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। ट्रंकिया सिटी और नोएडा को कहा जाता है, ये गलत है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रंकिया सिटी जो है नोएडा ना करके गाजियाबाद होगा। क्या होगा, गाजियाबाद को ट्रंकिया सिटी के नाम से जाना जाता है, गाजियाबाद को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। प्लास्टिक सिटी जो है वो कानपुर देहात को कहा जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में पड़ता है। ये उन्नाव के कौन से किस जगह पर पड़ता है, तो ये उन्नाव में भी बंथरा में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो क्लास को अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दें। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य मिलेगी। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ जाइएगा, वहाँ पे निरंतर रूप से आपको PDF प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर। दिया सलाई के लिए कौन सा प्रमुख केंद्र माना जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ये बरेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरेली जो है वो
दिया सलाई उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसके अलावा भी कई सारे ज़िले हैं जहाँ पर दिया सलाई के कारखाने हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं? जैसे सहारनपुर है, प्रयागराज है, लखनऊ है, मेरठ है और रामपुर। यहाँ पर भी दिया सलाई के कारखाने मौजूद हैं। लेकिन सबसे प्रमुख केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो बरेली को टिक करिएगा। ठीक है, तो सुरमा नगरी की भी बात की जाएगी तो सुरमा नगरी भी बरेली में ही मौजूद है। बरेली एक चीज़ के लिए और फेमस है, वो है फर्नीचर के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए जाना। बात करें हम सहारनपुर की, तो सहारनपुर कागज और नींबू के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी तरीके का आ गया, अभी मैंने बताया भी था आपको, और यही क्वेश्चन भी अगला आ गया है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? क्या फतेहपुर होगा, मुजफ्फरनगर होगा, मिर्जापुर होगा या मुरादाबाद होगा? यूपी कांस्टेबल 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है और पीतल का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इस ज़िले को पूरे दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, तो इसलिए ब्रास सिटी के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है दुनिया भर में। बात करते हैं मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की जो कलात्मक पीतल है वो दुनिया भर में फेमस है। जैसे कि इसका निर्यात जो है वो कहाँ कहाँ होता है, तो अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है, कनाडा में होता है, जर्मनी में होता है और मध्य पूर्व एशिया के अंदर इसकी पीतल जो है मुरादाबाद की भेजी जाती है। तो सोच लीजिए कितना फेमस है यहाँ की पीतल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? क्या इलाहाबाद होगा, कानपुर होगा, झांसी होगा या मथुरा होगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी अगर आपसे पूछी जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थित है। ये दिल्ली से लगभग 154 किलोमीटर की दूरी पर बनी है। ठीक है, ये दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जान। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री जिसको कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? क्या रायबरेली होगा, मुगल सराय होगा, प्रयागराज इलाहाबाद होगा या लखनऊ होगा? क्या राइट आंसर होगा इसका? बात की जा रही है रेल कोच निर्माण की। भारतीय रेल कोच का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? या आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री या मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये रायबरेली में। और रायबरेली में भी कहाँ पर? तो ये लालगंज में पड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनें। सूची 1 में नाभिकीय शक्ति केंद्र दिए गए हैं और दूसरी साइड में राज्य दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि हमसे एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो नाभिकीय शक्ति केंद्र है, उस साइड में राज्य हैं कोटा, तारापुर, काकरापार, नरौरा। इस साइड में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। बात करें कोटा की तो ये रावत भाटा में पड़ता है और ये रावत भाटा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। तो पहले का आंसर हो जाएगा चौथा। देख सकते हो आप पहले का चौथा किस में दिख रहा है? तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकमात्र ऑप्शन है, इसमें पहले का चौथा है। अगर हम बाद में देखें तो बी का तीसरा होना चाहिए। तो बी का तीसरा मतलब तारापुर, और तारापुर कहाँ पर है? तो ये तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। काकरापार, तो ये काकरापार पड़ता है गुजरात में। और नरौरा जो है नाभिकीय केंद्र उत्तर प्रदेश का नाभिकीय शक्ति केंद्र है। उत्तर प्रदेश का नाभिकीय शक्ति केंद्र बहुत बार पूछा गया है, नरौरा याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का पूछा जाए तो तारापुर है, काकरापुर कहाँ का है? तो गुजरात का है, और राजस्थान का क्या है? तो कोटा है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया प्रश्न। यमुना एक्सप्रेस वे है नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, लखनऊ से आगरा तक है, या आगरा से प्रयागराज है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का
जो एरिया लगता है वो यमुना एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण कब से शुरू किया गया? तो 2001 ईस्वी से इसका निर्माण शुरू किया गया। इसकी कुल लंबाई की बात की जाएगी तो 165 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 165 किलोमीटर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे सामने है, मध्यकालीन में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? सिराज ए हिंद किस जिले को कहा जाता था? शिक्षा की क्षेत्र में इसका प्रमुख योगदान था। ये मध्यकालीन की बात की जा रही है। कौन सा जिला होगा? सहारनपुर होगा, शाहजहांपुर होगा, जौनपुर होगा या लखनऊ होगा? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश का सबसे अग्रणी जिला मध्यकाल में बोला जाता है। शेर शाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आपने जरूर सुना होगा। इन दोनों लोगों ने और इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, जौनपुर में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, शेर शाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है ये हमसे पूछा गया है। ये आश्रम ब्रह्मवत्त में स्थित था पहले और अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बिठूर में है, सीतापुर में है, वाराणसी में है या इटावा में? यूपी कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिठूर। बिठूर जो है वो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहा जाता है। याद रखिएगा, जो बिठूर है वो गंगा नदी पर स्थित है और यहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना भी की। इसके बारे में एक और बात याद रखिएगा, राम जी के 2 बेटे हैं, लव और कुश। इनका जन्म भी बिठूर में ही हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इस क्लास में शामिल किया। कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न 2018 में पूछा गया था। क्या जौनपुर होगा, कन्नौज होगा, फतेहपुर सीकरी होगा या बाराबंकी होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। यहीं पर आप याद रखिएगा, अकबर ने बुलंद दरवाजा और पंचमहल भी बनवाया था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाब भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता? क्या अवध क्षेत्र को कहा जाता था, क्या बुंदेलखंड को कहा जाता था, या काशी को कहा जाता था, या दो आब को कहा जाता था? किसको कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड को जेजाब भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था चंदेल शासन के दौरान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांस्टेबल में ये प्रश्न भी पूछा गया था। अभी तक आपने देख ली 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरी क्लास को देखिएगा, क्लास को स्किप मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? अब यहाँ से एक लोक नृत्य का प्रश्न जरूर पूछते हैं। 7 से 8 प्रश्न कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं आपके यूपी स्पेशल से, तो 7 से 8 में से एक प्रश्न नृत्य से जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है। तो इन लोक नृत्य आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा आंसर? सिग्मो होगा, घोड़े होगा, मोडनी होगा या जैता होगा? उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैता। ठीक है, जैता जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिग्मो, घोड़े और मोडनी ये गोवा के लोक नृत्य हैं। ठीक है, जो सिग्मो लिखा है, मोडनी लिखा है और घोड़े लिखा हुआ है, ये गोवा के लोक नृत्य हैं। ये किस अवसर पर नृत्य किए जाते हैं? तो ये दशहरा के अवसर पर ये नृत्य वहाँ पर किए जाते हैं हर साल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे तीनों जो थे वो आपके गोवा के थे और ये उत्तर प्रदेश का था चैती। यही हमारा राइट आंसर। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में आरंभ किया था? वे कौन थे?
ऑप्शन नंबर ए है उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या पंडित रविशंकर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में इस संगीत रत्न पुरस्कार को प्रदान किया गया था। कब से स्टार्ट किया गया ये? तो 21 अगस्त 2006 से। 21 अगस्त 2006 से इसको स्टार्ट किया गया था। बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां की, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार में हुआ था और इनका निधन जो है वो 90 वर्ष की आयु में वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? ऑप्शन पहला है कि दारुल अवधि ब्रज, दूसरा ऑप्शन है करुणा भक्ति और सायरा, तीसरा है ध्रुपद ब्रज और करुणा, चौथा ऑप्शन है आपका बिरहा चैती और ढोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरहा चैती और ढोला। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। जो बिरहा है, ध्यान रखिएगा, बिरहा जो है पूर्वांचल के क्षेत्र में लोकगीत गाया जाता है। चैती ये भी पूर्वांचल का है और जो ढोला है वो आगरा में लोकगीत बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा भी आपको लोकगीत याद रखने हैं, जैसे कजरी है, झूमर है, नकटा है, संस्कार गीत है, फाग है और एक है लांगुरिया। ये सारे के सारे लोकगीत उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, पेपर में हो सकता है इनके बारे में भी प्रश्न बन जाए। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना, वृंदावन, वाराणसी या कुशीनगर में? तो लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो ये बरसाना में खेली जाती है। बरसाना के अलावा भी नंदगांव में भी ये लठमार होली खेली जाती है। तो दो गांव हैं मथुरा के, कौन कौन से गांव हैं? एक तो बरसाना और दूसरा नंदगांव। ये यहाँ दोनों गांव में लठमार होली का आयोजन हर साल किया जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बरसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और जिगर गोरखपुर। तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ, बिल्कुल ठीक लिखा है। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ, सही है। जोश का जन्म मलिहाबाद में हुआ, ये भी ठीक है। आंसर जो गलत है वो जिगर गोरखपुर। जिगर जो है इनका जन्म जो है वो गोरखपुर में नहीं मुरादाबाद में हुआ है और इनको जिगर मुरादाबादी के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम अली सिकंदर था, जिनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, जनजाति से भी। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति आपसे पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? क्या इतनार है, क्या थारू है, भील है या मुंडा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में दोनों जगह पर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? फैजाबाद में है, मेरठ में है, कानपुर में है या झांसी में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मेरठ में अवस्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो सन 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नोएडा होगा, दिल्ली होगा, गाजियाबाद होगा या गुरुग्राम होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? क्या बीजी रेड्डी थे, क्या बीएम मुंशी थे, क्या सरोजिनी नायडू थी या बीबी गिरी थे? कौन थे प्रथम राज्यपाल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वो आनंदीबेन पटेल है। वर्तमान में सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? तो योगी आदित्यनाथ है। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना जी है। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जिले दिए गए हैं, मुख्यालय दिए गए। अंबेडकर नगर अकबर नगर मुख्यालय है क्या? गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। कानपुर देहात का कानपुर है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। कौन सा गलत? तो अंबेडकर नगर अकबरपुर इसका मुख्यालय बिल्कुल ठीक है। गौतम बुद्ध नगर जो है वो नोएडा में इसका मुख्यालय है, बिल्कुल ही ठीक लिखा है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है, बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन कानपुर देहात का कानपुर में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा अकबरपुर, माटी में कानपुर देहात का मुख्यालय मौजूद है। तो कानपुर में नहीं है, कहाँ पर है? अकबरपुर। अकबरपुर माटी में इसका मुख्यालय मौजूद है, कानपुर देहात का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आज हमने इस क्लास में 30 क्वेश्चंस को कवर किया। 30 क्वेश्चंस देखे और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी हमने डिस्कस। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।